हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग इन्फ्लेशन की आखिरी क्लास इन्फ्लेशन पार्ट 4 को पढ़ेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्फ्लेशन की बाकी की 3 वीडियोस आप देख लें ताकि इस क्लास में आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास इन्फ्लेशन पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले थोड़ा प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर लेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या है उसके बारे में जानेंगे, कॉल मनी मार्केट और आपका हेलीकॉप्टर मनी के बारे में भी थोड़ा समझेंगे, एंड लास्ट की टॉपिक ऑफ द डे जो कि आपका मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो मैंने बताया था कि ये आपका इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होता है और ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग इस वे में समझ सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई आपका रियल जीडीपी। तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने बताया था कि अर्ली हिस्ट्री मतलब मैनकाइंड में मनी जो था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। उस टाइम में हम लोग बार्टर सिस्टम को यूज करते थे, मतलब को एक गुड्स से दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करके हम लोग काम चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया वैसे हम लोगों ने मनी सिस्टम मतलब की जो करेंसी सिस्टम था उसको भी इवॉल्व किया। एक्सचेंज सिस्टम मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग कर रहे थे उसको हम लोगों ने इवॉल्व किया, तो हम लोगों ने मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया। नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने बताया था कि ये हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है। इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था कि मतलब इस एग्रीमेंट के तहत बैंकिंग रिफॉर्म हुआ था। इसमें सेट किया गया था कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट होगा वो 6 ± 2% के ब्रैकेट में रहेगा। और लास्ट था आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो कमेटी होता है ये 6 लोगों का कमेटी होता है, जिसमें से 3 मेंबर आरबीआई मतलब कि आरबीआई से होते हैं और आपका 3 मेंबर गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया होता है। तो इतना हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था और ज्यादा अगर डिटेलिंग आप लोगों को चाहिए तो प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियोस थोड़ा देख लें। तो आज का टॉपिक है पहला मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ कुछ आरबीआई टूल्स भी यूज करता है, जैसे कि आपका ओएमओ हो गया जिसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग डिटेल में भी आगे समझेंगे। फिर आपका बैंक रेट हो गया, उसका मोरल सुएशन हो गया और बहुत सारे अन्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। इसका मतलब क्या है समझिए। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई जो होगा वो इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस होगा। तो अगर ये सब फीचर्स अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। मनी सप्लाई जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका हाई हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक था मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड। थोड़ा पिक्टोरियल वे में समझ ले कि एक्सपेंशनिस्ट अगर मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता था कि मनी सप्लाई जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो मनी सप्लाई अगर मार्केट में डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है उसमें स्लो डाउन आएगी। अब हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देख लें। तो पहला है आपका ये मेंटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि प्राइस को स्टेबल करता है। उसके बाद फ्लो ऑफ क्रेडिट को इंश्योर कराता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का चांसेस बढ़ाता है, फिक्स डिपॉजिट को प्रमोट करता है और आपका क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सपैंड करता है। और आपका क्रेडिट को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट भी ये ऑब्जेक्टिव्स रखता है। तो ये बेसिक है मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड। तो हम लोग बस केवल थोड़ा जल्दी थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या है। यहां से अब थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहां से पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसको हम लोग 2 हेड्स में पढ़ेंगे।
क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल। तो सबसे पहला हम लोग क्वांटिटेटिव टूल को देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव टूल में सबसे पहला है आपका CRR, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर कॉमर्शियल बैंक जो होता है उसको इन द फॉर्म ऑफ कैश कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई के पास। फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक जो है उसको सर्टेन प्रपोर्शन जो उसका डिपॉजिट का होता है उसको कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके बाद आरबीआई क्या करता है कि कैश रिजर्व रेशियो को आइदर डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। तो इससे दो कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होता है। अगर सीआरआर आपका अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में जो पैसा है वो इंक्रीज होगा, एडिशनल फंड इंजेक्ट होगा इकोनॉमी में। लेकिन अगर सीआरआर को हाई कर देता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट या इकोनॉमी में से पैसा को सोख लिया जाएगा, मतलब कि वहां से पैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगा। फिर से बता रहे हैं, इसको ध्यान सुनिएगा। सीआरआर, आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को आइदर घटाता है या बढ़ाता है। तो दोनों में दो कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर घटाएगा सीआरआर को तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। अगर सीआरआर को बढ़ा देता है तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में पैसा आपका घट जाएगा। अब थोड़ा इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख लें। सपोज कीजिए कि आरबीआई जो है वो सीआरआर को 5% से 4% कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैंक को पैसा जो डिपॉजिट करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश अब कम करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि बैंक के पास तब ज्यादा अमाउंट बचा होगा तो उसको लेंडिंग में परफॉर्म कर सकता है। और लेंडिंग में परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो पैसा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़ा इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि सीआरआर आपका 4% है, बैंक के पास डिपॉजिट किया जा रहा है 1000 रुपया। तो अगर 4% के हिसाब से अगर हम लोग सीआरआर कैलकुलेट करें तो 1000 का 40 रुपया जो है वो आरबीआई के पास चला जाएगा और 960 रुपया जो है वो बैंक के पास चला जाएगा। अब थोड़ा सीआरआर के वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि सीआरआर को हम लोग 4% से 6% इंक्रीज कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि अब 1000 रुपया का जो 60 रुपया, 1000 रुपया में से हम लोग 60 रुपया निकालेंगे वो आरबीआई को दे देंगे और बाकी का जो 940 रुपया बचेगा वो बैंक के पास जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहले वाले से कंपेयर करें तो अब बैंक के पास कम पैसा है। बैंक के पास अगर कम पैसा होगा तो इसका मतलब वो लोन में कम पैसा दे पाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में जो पैसा का जो सप्लाई है, मनी का जो सप्लाई है वो घट जाएगा। तो आरबीआई सीआरआर को इस प्रकार यूज करता है। अब हम लोग को दो सब हेडिंग में पढ़ेंगे कि सीआरआर को हम लोग को एबॉलिश क्यों नहीं करना चाहिए और सीआरआर को क्यों एबॉलिश करना चाहिए। तो सबसे हम लोग पढ़ेंगे व्हाई सीआरआर शुड बी एबॉलिश्ड। तो देखिए सबसे पहला इसका ये है कि सीआरआर पे हम लोग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये आपका एक टैक्स की तरह काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक जो होता है डिसएडवांटेज पोजीशन पे चला जाता है अगर हम लोग उसको एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से अगर उसको कंपेयर करें तो। उसके बाद बैंक जो होता है जब भी अपना मतलब कि सीआरआर के टारगेट को अगर नहीं पहुंच पाता है तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट के बेसिस पे बैंक से इंटरेस्ट कलेक्ट करता है अगर बैंक ने आरबीआई से कुछ बोरो किया है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि सीआरआर को इबॉलिश क्या कहते हैं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सीआरआर को एबॉलिश क्यों नहीं करना चाहिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका इमीडिएट लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है जिसके वजह से बैंक सिस्टम जो है वो टोटली कोलैप्स नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर क्राइसिस का टाइम हो तो उस टाइम में एक फंड की तरह ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आरबीआई जो होता है डिफॉल्टिंग बैंक से इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता है। और लास्ट क्या है कि ये आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम की तरह ऑपरेट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सीआरआर को एबॉलिश नहीं करना चाहिए, ये 4 पॉइंट से। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ मतलब कि कुछ ये सिक्योरिटीज जो होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम लोग एसएलआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये वो अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक को रिक्वायर्ड होता है कि गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन करना है ताकि वो लोग क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड कर सके।
ये जो होता है ये आपका परसेंटेज के फॉर्म में इसको स्टेट किया जाता है, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका जो परसेंटेज है उसके फॉर्म में इसको हम लोग यहाँ पे स्टेट करेंगे और इसको आरबीआई जो होता है वो डिटरमाइन करता है। सीआरआर में क्या होता था कि बैंक को जो है वो कैश के फॉर्म में पैसा, मतलब कि कैश के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता था आरबीआई के साथ। लेकिन एसएलआर में क्या है कि एसएलआर में बैंक जो है वो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के को मेंटेन करेगा। और यहाँ पे क्या है, इसको आरबीआई के पास ये गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना है, बैंक को खुद के साथ ही डिपॉजिट, मतलब खुद में ही डिपॉजिट करना है गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि वो लेंडिंग फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो ये आपका एसएलआर का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग सीआरआर और एसएलआर के डिफरेंस को थोड़ा देख लें। तो सीआरआर क्या होता है कि वो परसेंटेज ऑफ मनी जो कि बैंक को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और एसएलआर क्या होता है कि वो परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, एनडीटीएल का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको बेसिक थोड़ा समझ लीजिए क्या है कि मतलब बैंक का टोटल डिपॉजिट और बैंक का जो टोटल बोरोइंग है उसका जो नेट आएगा उसको हम लोग एनडीटीएल बोलते हैं। तो बैंक को क्या करना पड़ता है, गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है कुछ एसेट, तो उसको हम लोग एसएलआर बोलते हैं। सीआरआर क्या करता है कि मनी फ्लो का जो एक्सेस हो गया है, मतलब एक्सेस मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। और एसएलआर जो होता है वो आपका अनएक्सपेक्टेड डिमांड जो होता है डिपोजिटर्स का उसको मीट आउट करता है। सीआरआर जो है वो हम लोग आरबीआई के साथ रखते हैं और एसएलआर जो है वो बैंक अपने खुद के साथ ही रखता है। सीआरआर जो होता है वो लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, लेकिन एसएलआर जो होता है वो क्रेडिट ग्रोथ को मेंटेन करता है। सीआरआर जो है, सीआरआर में क्या होता है कि बैंक जो होता है उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन एसएलआर में बैंक जो है वो इंटरेस्ट ले पाता है उस पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक तरह का आपका मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि अलाउ करता है कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर्स को कि वो लोग बोरो कर सके मनी को, लेकिन मनी को बोरो करने के लिए उनको रीपर्चेज एग्रीमेंट करना पड़ता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट एक तरह से रेपो और रिवर्स रेपो, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होता है वो बैंक को एड करता है ताकि डे टू डे जो फ्लक्चुएशन लिक्विडिटी में हो रहा है उसको एडजस्ट कर सके उस केस में। और आरबीआई जो है वो आपका लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर्स को ही सिर्फ प्रोवाइड करता है, लेकिन याद रखिएगा कॉमर्शियल बैंक में ये रीजनल रूरल बैंक जो है वो एक्सक्लूडेड है। बैंक जो होता है वो A% ऑफ देयर एनडीटीएल आरबीआई से करता है अंडर एलएएफ। A% ऑफ द एनडीटीएल मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक जो है वो आरबीआई से अनलिमिटेड अमाउंट बोरो नहीं कर सकता है, वो कुछ परसेंटेज उसका एनडीटीएल का जो होता है वो आरबीआई से बोरो करता है। तो ये आपका लिक्विड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा हम लोग रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बारे में थोड़ा देख लें। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिसके तहत आरबीआई जो है वो लेंडिंग करता है कॉमर्शियल बैंक्स को, मतलब कि द रेट एज विच आरबीआई इज विलिंग टू लेंड शॉर्ट टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक्स को। तो कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन प्रोवाइड करता है आरबीआई उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उस इंटरेस्ट को ही हम लोग रेपो रेट कहते हैं। जब भी कॉमर्शियल बैंक को कोई फंड शॉर्टेज होता है तो वो आरबीआई से बोरो करता है, मतलब कि कोलेटरल देकर, सिक्योरिटी बोल सकते हैं, और उसमें एक एग्रीमेंट रहता है कि वो सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपर्चेज करेगा एक प्री डिटरमिन्ड टाइम और डेट पे। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब थोड़ा हम लोग इसका कॉन्सेप्चुअल क्या कहते हैं पार्ट देखते हैं रेपो रेट का। रेपो रेट के हेल्प से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हम लोग करेंगे। तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। तो आरबीआई जब रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि बैंक जो पैसा बोरो कर रहा है, मतलब कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई से पैसा वो लोग बोरो कर रहे हैं वो अब कम बोरो करेंगे क्योंकि रेपो रेट बढ़ चुका है। अगर बैंक के पास पैसा कम है तो इसका मतलब लोन जो है वो प्रोवाइड कम करेंगे। लोन प्रोवाइड कम कर रहे हैं इसका मतलब मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो घट चुका है। मनी सप्लाई मार्केट में घटेगा इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो चुका है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है कि रेपो रेट के हेल्प से आरबीआई आपका इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा हो जाता है कि मतलब वो रेट जिसके तहत आरबीआई जो है वो बोरो करता है कॉमर्शियल बैंक से बाय लेंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं।
रेपो रेट जो होता है वो मनी इंजेक्ट करता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो मनी को विड्रॉ कर लेता है सिस्टम से। अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग ले लें। जब भी आरबीआई आपका रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो रिड्यूस हो जाता है। मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस करता है होता है तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल कर लेता है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था इन्फ्लेशन के टर्म में कि आपका आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कैसे यूज करेगा। थोड़ा डिफरेंस देख लें हम लोग रेपो और रिवर्स रेपो रेट में। तो रेपो रेट बता ही चुके हैं कि वो रेट जिसके तहत सेंट्रल बैंक जो है वो लोन ग्रांट करता है कॉमर्शियल बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट जिसका अपोजिट होता है कि मतलब वो रेट जिसके तहत कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। रेपो रेट जो होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। रेपो रेट आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या होता है आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं ये उन दोनों का सिमिलर फंक्शन है। रेपो रेट जो है वो आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट पे मतलब चार्ज होता है, और रिवर्स रेपो रेट जो है आपका रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट पे आपका चार्ज होता है। तो ये एक मतलब कि स्मॉल डिफरेंस था आपका रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बीच। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो आपका एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो कि आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए एक स्कीम है। मतलब कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर सकते हैं आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के हेल्प से। बैंक जो होते हैं वो फंड्स को बोरो करते हैं एमएसएफ मतलब एमएसएफ के थ्रू, मतलब कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू, जब आपका कैश का सीवियर शॉर्टेज हो। बैंक जो है वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं मतलब 1 डे पीरियड के बेसिस पे थ्रू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लेकिन इस केस में इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी ऑफर करना होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोलेटरल यूज हो रहा है। बैंक जो होता है वो ओवरनाइट बेसिस पे फंड बोरो कर सकता है एमएसएफ के अंडर, लेकिन यहाँ पे जो फंड बोरो करेंगे उनका लिमिट जो होगा वो 1% ऑफ देयर एनडीटीएल होगा। मैंने बताया था नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के बारे में, मतलब कि बैंक का जो डिपॉजिट है और बोरोइंग है उसका जो नेट होता है उसको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बोलते हैं। तो उसका जो 1% होता है वो बैंक बोरो कर सकता है ओवरनाइट बेसिस पे, लेकिन एमएसएफ के अंडर, मतलब कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होगा उसके अंडर। नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वो आपका सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज होता है जो कि आरबीआई करता है, और ये आपका क्रेडिट कंट्रोल के लिए टूल है। मतलब कि बाकी सब भी क्रेडिट कंट्रोल के लिए ही टूल है, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टूल है क्रेडिट कंट्रोल के लिए। तो इसको थोड़ा एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो इन्फ्लेशन सपोज कीजिए कि आपका इकोनॉमी में हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा मार्केट में। मतलब कि आरबीआई जो है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेच दिया। तो मार्केट में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर वो बेच देता है तो उसका मतलब क्या है, मनी जो सप्लाई था मार्केट का वो घट जाएगा। मनी सप्लाई जब वो मार्केट का घटेगा तो उसका मतलब क्या है, लेंडिंग फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा था वो भी घट जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो भी घट जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड भी आपका फिर घट जाएगा। तो प्राइस क्या होगा, अंडर चेक हो जाएगा आपका। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इसी प्रकार आपका परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका बेस रेट। तो बेस रेट क्या होता है कि बेस रेट आपका मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके बिलो बैंक जो है वो लेंड नहीं कर सकता है। तो ये आपका मिनिमम इंटरेस्ट रेट है। एक तरह से यही बोल सकते हैं कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक को चार्ज करना ही करना होगा, नहीं तो बैंक जो है वो लेंडिंग फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये जो था ये आपका जुलाई 2011 में आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि बैंक के लेंडिंग रेट्स में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, टू ब्रिंग आउट ट्रांसपेरेंसी इन द बैंक लेंडिंग रेट्स। तो बेस रेट का जो है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ था। एक बार फिर समझ लीजिए क्या है, ये आपका मिनिमम इंटरेस्ट है जिसके बिलो बैंक जो है वो लेंडिंग परफॉर्म नहीं कर सकता है। दूसरा है आपका बैंक रेट। तो याद रखिएगा बेस रेट और बैंक रेट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक रेट डिफरेंट चीज है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से आपका मिनिमम रेट है, लेकिन ये यहाँ पे केवल सेंट्रल बैंक के लिए है, यहाँ पे नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए नहीं है। तो मिनिमम रेट जिसके तहत सेंट्रल बैंक जो कंट्री का होता है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं या डिस्काउंट रेट। आरबीआई इस टूल को यूज करता है ताकि क्रेडिट को कंट्रोल कर सके आपके इकोनॉमी में। अब इसको थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल से समझ लें। सपोज कीजिए कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया हुआ है,
तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। तो अगर बैंक रेट को इंक्रीज करेगा इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब कि लोन जो हम लोग बैंक्स जो प्रोवाइड करते थे वो अब महंगा हो जाएगा, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई होगा, तो लोग बोरो करने से कतराएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट भी आपका डिक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा, तो प्राइस अंडर चेक आपका आ जाएगा। तो ये आपका बैंक रेट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मनी मार्केट का, जिसके अंदर आपका बोरोइंग और लेंडिंग फंक्शन होता है ओवरनाइट बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट, ये जो वर्ड है थोड़ा स्ट्रेस दीजिएगा कि ओवरनाइट बेसिस पे आपका बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स जो हो रहा है, तो उसको हम लोग कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। तो कॉल मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आपका होता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, लेकिन यहाँ पे आपका रीजनल रूरल बैंक एक्सक्लूडेड है, रीजनल रूरल बैंक नहीं होता है यहाँ पे। फिर होता है कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस और प्रूडेंशियल लिमिट इसमें होते हैं। तो कॉल मनी मार्केट का ये थोड़ा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टूल को देख चुका है, अब हम लोगों ने क्वालिटेटिव टूल्स को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पहला है आपका फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इसको हम लोग एक एक लाइन थोड़ा समझेंगे कि क्या है ये सब। फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि वो प्रपोर्शन ऑफ लोन अमाउंट जो कि बैंक आपका फाइनेंस नहीं करेगा। फिर से बताया, ध्यान सुनिएगा कि वो प्रपोर्शन लोन अमाउंट का जो कि आपका बैंक फाइनेंस नहीं करता है उसको हम लोग फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोरल सुएशन। तो मोरल सुएशन क्या होता है कि आरबीआई जो होता है वो बैंक्स को कुछ सजेशन देता है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आरबीआई जो होता है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है ताकि कुछ कंप्लायंस को फॉलो कराया जा सके। थर्ड है आपका डायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि आरबीआई जो होगा वो कुछ एक्शन इम्पोज कर देगा आपका बैंक के अगेंस्ट। तो ये आपका तीन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि वो प्रपोर्शन ऑफ लोन अमाउंट जो कि बैंक जो है मतलब कि विच इज नॉट फाइनेंस्ड बाय द बैंक, मतलब कि बैंक उसको फाइनेंस नहीं करेगा। मोरल सुएशन क्या है कि ये एक तरह का सजेशन है जो आरबीआई आपके बैंक्स को प्रोवाइड कराता है। थर्ड है आपका डायरेक्ट एक्शन, मतलब कि आरबीआई जो होगा वो कुछ एक्शंस इंपोज करेगा बैंक के अगेंस्ट, और ये भी हो सकता है कि ये आपका क्रेडिट सप्लाई को रिफ्यूज कर दे, मतलब कि बैंक को आरबीआई क्रेडिट सप्लाई नहीं देगा। तो ये कुछ कुछ एक्शन आरबीआई लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट राशनिंग। तो क्रेडिट राशनिंग में क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कुछ क्रेडिट अमाउंट फिक्स कर दिया है कि मतलब इतना अमाउंट ही हम लोग ग्रांट करेंगे, तो उसको हम लोग क्रेडिट राशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या होता है कि मतलब इसको तो नाम से ही पता चल गया होगा कि सेंट्रल बैंक जो है कुछ कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है जिसके तहत बताता है कि क्या गुड है या क्या बैड है आपका सिस्टम के लिए। तो ये हो गया आपका पब्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो आज का लास्ट टॉपिक है हेलीकॉप्टर मनी। इसके बाद हम लोग टॉपिक ऑफ द डे देखेंगे। तो हेलीकॉप्टर मनी बेसिकली क्या होता है, ये आपका अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसके तहत अगर आपका इकोनॉमी जो है वो मतलब कि क्या कहते हैं डाउन हो चुका है तो उसको बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए हम लोग ये टूल को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि लार्ज सम ऑफ मनी हम लोग प्रिंट करते हैं और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपका हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक ऑफ द डे, जिसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है मेगा फूड पार्क। तो थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। मेगा फूड पार्क जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री जो है वो इंप्लीमेंट करता है। ये जो स्कीम है ये हमारे कंट्री में 2008 में इसको लाया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है कि हम लोग का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको हम लोग मार्केट के साथ लिंक कर सकते हैं, लिंक कर देते हैं ताकि हम लोग फार्मर, प्रोसेसर और रिटेलर तीनों को एक साथ लेकर आ पाए, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पे। ये जो होता है ये आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक मेजर बूस्ट देता है, मतलब कि वैल्यू एडिशन की तरह काम करता है, और फूड का जो वेस्टेज होता है उसको भी रिड्यूस करता है। और इसका पर्टिकुलर फोकस होता है आपका पेरिशेबल्स पे, मतलब कि वो फूड जो कि गल जाता है या सड़ जाता है, जैसे कि आपका टमाटर हो गया, उसको हम लोग एक पेरिशेबल बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये पेरिशेबल्स पे ही फोकस करता है। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो फूड का वेस्टेज है वो खत्म हो रहा है, फूड में वैल्यू एडिशन हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक मेजर बूस्ट देता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मार्केट के साथ लिंक करता है। तो ये इसका बेसिक सिग्निफिकेंस हम लोग बोल सकते हैं। इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इंप्लीमेंट कराया जाता है जो कि आपका बॉडी कॉर्पोरेट है,
जिसको हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया है। स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज और कोऑपरेटिव्स जो होते हैं उनको स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो मतलब कि एक सेपरेट स्पेशल पर्पस व्हीकल इन लोगों को फॉर्म करने का जरूरत नहीं है मेगा फूड पार्क को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने मेगा फूड के बारे में डिस्कस कर लिया है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेगा फूड पार्क जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करता है। ये स्कीम आपका 2008 में आ गया था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मार्केट के साथ लिंक कर देते हैं ताकि आपका फार्मर, प्रोसेसर और रिटेलर को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उन लोग को एक साथ किया जाए। ये आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड करता है वैल्यू एडिशन के तहत और फूड का वेस्टेज को घटाकर। ये आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि आपका एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसको हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर किया है, उसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। तो ये आपका बेसिक पॉइंट है मेगा फूड पार्क के रिलेटेड। अब मैं एक मेंस का क्वेश्चन इस पे मतलब बनाया हूं, आप थोड़ा इसको कोशिश कीजिएगा लिखने का। राइट ए नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेगा फूड पार्क। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ पॉइंट्स क्या करना है, आपको यूज करना है, मतलब कि आपको खुद से सोचना है। ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो अराउंड मैंने 4 to 5 पॉइंट्स तो स्लाइड से बता दिए हैं। बाकी आप 5 to 6 पॉइंट्स आप खुद से सोचिए कि क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस और हो सकते हैं, और उसको लिखिए ताकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोगों ने आज इन्फ्लेशन चैप्टर को खत्म करा दिया है। टोटली हम लोगों ने 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स का खत्म कर दिया है। पहला था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा था आपका बैंकिंग, और तीसरा जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है वो है इन्फ्लेशन। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो सारी वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स को जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो क्या होगा, आप लोग का भी टाइमली सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।